और अभी हम आ रहे थे मेक वर्सेस बाय पे। तो कोई उसका रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम फिर उसके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, मेक वर्सेस बाय का डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब हम ये बात कर रहे थे कि कोई प्रोडक्ट बनाया जाए तो इसका मकसद क्या था कि हम उसको इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं। हमें कैलकुलेट करनी है कि इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेट करते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। लाइक वेरिएबल कॉस्ट भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड होती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम उसमें एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हम उस प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं, कोई भी एक यूनिट खुद बनाते हैं, तो उसको बनाने में हमारी कॉस्ट आती है जिसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड रखते हैं। लेकिन इन केस अगर हम उस प्रोडक्शन को बनाना बंद कर देते हैं, बल्कि उसको बना बनाया बाहर से खरीदना स्टार्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो लगने वाला मटेरियल है वो सेव हो जाएगा। उसके ऊपर जो लेबर काम करता है और उसके पैसे लेता है वो सेव हो जाएगा। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वो सेव हो जाएंगे। लेकिन जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उन पे तो गलबन किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहरहाल हमें ये देखना है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है। ऑल्टरनेटिवली हमने दूसरा ऑप्शन कंसिडर करना है, दैट इज टू बाय। बाय का मकसद है कि हम उसको बना बनाया सप्लायर से परचेज करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है। इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगी? एक तो जो हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे उसकी परचेज कॉस्ट वो, और अगर कोई इस पे टैक्सेस है वो, फिर तो उस पे कोई भी टैक्सेस है या कोई भी डिलीवरी चार्जेस हैं तो वो सब हमें इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके, अब जब बात थी लिमिटिंग फैक्टर्स की, तो अगर ये दोनों चीजें मिलके लिमिटिंग फैक्टर के साथ आ जाती है, वैसे तो मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही होगा कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो सस्ती होगी और जो परचेज कॉस्ट होगी वो महंगी होगी। तो हमें परचेज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर उसको इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं तो ही बेहतर है, ना कि उसको बाहर से खरीदें। लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं है, या तो मटेरियल इतना मौजूद नहीं है, या लेबर इतना मौजूद नहीं है, या मशीन आवर्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम इतना प्रोड्यूस कर सके जितनी की मार्केट में डिमांड है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से। और इसकी बेसिस पे हम करते हैं रैंकिंग। लेकिन इन केस अगर मेक वर्सेस बाय की बात है तो हम उसमें देखेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, और हम इसके बेसिस पे करेंगे रैंकिंग। मैंने आपको ये चीजें वाज़ेह की थी कि आप रैंकिंग किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक हम देखते हैं प्रोडक्शन प्रायोरिटी।
प्रोडक्शन प्रायोरिटी का मकसद कि सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा यूनिट खुद से बनाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा परचेसिंग कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा है, जो प्रोडक्ट हमें बाहर से ज्यादा महंगा पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को हम खुद बना लेंगे। इसी तरीके से दूसरा साइड ये है बाइंग प्रायोरिटाइज करना, कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बाहर से खरीदना चाहिए। तो इस केस में हम रखेंगे वो जो कि सबसे सस्ता होगा। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट हमें बाहर से महंगा पड़ेगा वो हम इन हाउस पहले प्रोड्यूस करेंगे, और जो बाहर से बाइंग प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे, जो बाहर से सस्ता पड़ेगा उसको पहले बाहर से खरीद देंगे। अब व्हाट इज रेलेवेंट, इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस सेम होगी। हर प्रोडक्ट से मेरा मकसद है चाहे वो प्रोडक्ट आप खुद से बनाते हैं या चाहे आप सप्लायर से खरीद के आगे बेचते हैं, तो इन आइदर केस सेलिंग प्राइस आप सेम चार्ज कर सकते हैं। और जब आपके फैसले से सेलिंग प्राइस में फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस वजह से हम सेलिंग प्राइस को इरेलेवेंट मान रहे हैं। लेट्स अज्यूम एग्जामिनर एक सिचुएशन क्रिएट करता है। वो ये कहता है कि अगर हम खुद से बनाते हैं तो हम अज्यूम एक प्रोडक्ट को 40 रुपए का बेच सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से खरीदेंगे तो वो 35 रुपए का बेचेंगे। इन दैट केस हमारी सेलिंग प्राइस दोनों सिचुएशंस में डिफरेंट है, दोनों डिसीजंस पे मुख्तलिफ है, दोनों ऑप्शंस पे मुख्तलिफ है। अगर कोई भी कॉस्ट या कोई भी रेवेन्यू डिसीजन पॉइंट पे डिफरेंट होगा तो उसको हम रेलेवेंट मानेंगे। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ डिसीजन, चाहे हम खुद से बना के बेचें चाहे हम बाहर से खरीद के बेचें, अगर सेलिंग प्राइस सेम ही रहनी है तो उस पर सोचना फजूल है। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर हम ये बात करते हैं कि इनको हम सेव नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्री तो चलेगी, रेंट तो देना है, डेप्रिसिएशन तो होनी है, सुपरवाइजर की सैलरी तो देनी है, हीट एंड लाइट का खर्चा तो आना है, इंश्योरेंस कॉस्ट तो होनी है। तो अगर फैक्ट्री को चलाने के लिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जगह पे ज्यों की त्यों रहेंगी, तो हम अगर बाहर से चीज खरीद के लाते भी हैं, अगर हम कुछ प्रोडक्शन को हम बाहर से फाइनेंस कर भी लेते हैं, आउटसोर्स कर भी लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाना है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में। अगर हम ये कहते हैं कि दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो इसको भी हम मानेंगे इरेलेवेंट। तमाम तर वो खर्चे जो बच सकते हैं प्रोडक्ट बाहर से मंगवाने से वो रेलेवेंट है, और तमाम तर वो इखराजात जो आएंगे अगर प्रोडक्ट बाहर से खरीदा जाएगा तो वो रेलेवेंट है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट मानी जाएगी, वेरएस परचेज कॉस्ट में परचेज कॉस्ट प्लस अगर कोई टैक्सेस है प्लस अगर कोई डिलीवरी कॉस्ट वगैरह है तो वो खर्चे भी रेलेवेंट माने जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारी इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है और परचेसिंग कॉस्ट कितनी है। व्हाट विल मोस्ट लाइकली हैपन कि जो परचेज कॉस्ट होगी वो महंगी होगी। हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अगर हम चीज को बाहर से खरीदते हैं तो,
और उसको बाहर से खरीदने की वजह से हमारे कितना लिमिटिंग फैक्टर बचेगा, रॉ मटेरियल के किलोग्राम्स कितने बचेंगे, लेबर के आवर्स कितने बचेंगे, या मशीन आवर्स कितने बचेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे विद द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। ये आ जाएगी हमारी हर प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। अब आपने बताना है, पहले आपने बनाना है प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में आप ये बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जो जो प्रोडक्ट्स आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करोगे वो आप यहां पे लिखोगे, और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी। तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, उससे रिसोर्स कितना यूज हो जाएगा, और बैलेंस कितना बचेगा। When you are done with consuming all your available resources, तो हम नेक्स्ट चलेंगे परचेज प्लान की तरफ, कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स परचेज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला, व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस रेलेवेंट टू मेक और बाय डिसीजंस। अगर हम कोई चीज खुद से बनाते हैं या कोई चीज बनी बनाई बाहर से खरीदते हैं, तो उसमें खतरात क्या है। पहला, कि सप्लायर जो हमें चीज देगा, मुमकिन है कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी ना हो जैसी कि क्वालिटी आप अपने प्रोडक्ट्स की मेंटेन किया करते हैं, एक डाउट है। इसी तरीके से सप्लायर की रिलायबिलिटी के हवाले से एक डाउट रहेगा कि शायद हमें सप्लायर वो चीज टाइम पे डिलीवर ना करे, उसके पास अगर वर्कलोड ज्यादा हो गया, उसके पास अगर ऑर्डर्स ज्यादा हो गए, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो हमारे लिए अनरिलायबल हो जाए और हमें चीज लेट डिलीवर करे। जबकि ऑन द अदर हैंड हमें इस बात का भी बेनिफिट होगा कि हम जब प्रोडक्शन से फारिग होंगे तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज या बाकी चीजों पे फोकस डाइवर्ट कर सकते हैं। जब हम खुद ही प्रोडक्शन में मसरूफ रहेंगे, हमारा पूरा टाइम और पूरे रिसोर्सेज अगर प्रोडक्शन में ही जाया जा रहे हैं, तो हम इतना टाइम नहीं अवेलेबल कर पाएंगे कि हम कंपनी की बाकी चीजों पे भी फोकस कर सकें। तो अगर ये मसला हम सप्लायर के सर पे डाल देते हैं कि तुम संभालो, प्रोडक्शन आप ही करके दो, तो इन दैट केस हमारे पास इतना टाइम बचेगा कि हम अपने रिसोर्सेज को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि सप्लायर का, क्योंकि एक लार्ज स्केल पे काम है, एक बड़े लेवल का काम हो, तो आपका फोकस इतना वास्ट नहीं होगा जितना कि सप्लायर का है। तो ऐसा मुमकिन है कि उसकी एक्सपर्टीज हो, कुछ खास चीजों पे वो सप्लायर फोकस कर सकता हो, क्योंकि उसका तो काम ही है इन चीजों को बनाना, जिन चीजों पे हम फोकस नहीं कर सकते।
तो इसमें कुछ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस होती हैं जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, या इसको आप बुक से भी गो थ्रू कर सकते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन की। अभी आपने एक्टिव होना है और क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछता जाऊं आपने मुझे क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। Alpha Limited manufactures and sells products A, B, and C. In view of limited production capacity, Alpha Limited is meeting the demand for its products partly through imports. अच्छा, अब हमारे प्रोडक्ट्स की जितनी डिमांड है वो हम खुद तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी की लिमिटेशन है। तो हम डिमांड को पूरा करने के लिए जितना हमसे होता है हम खुद बना लेते हैं, बाकी जो हमारे कैपेसिटी से आउट हो जाता है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। मशीन आवर्स की बात की गई है कि प्रोडक्ट ए को बनाने में कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं? 240, 225 फॉर बी एंड 270 फॉर सी। आप मुझे बताएं कि अल्फा कंपनी की पूरे साल की कैपेसिटी कितनी है, कितने मशीन आवर्स अवेलेबल हैं इन टोटल? $735,000। फेयर। अब आगे क्या है, सेल वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट्स में बताई है कि प्रोडक्ट ए की हम टोटल पूरे साल में 42,000 यूनिट सेल करते हैं, जिसमें से 30,000 हम खुद बनाते हैं, बाकी 12,000 हम इंपोर्ट करवाते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के 35,000 यूनिट्स एक साल में सेल होते हैं, जिसमें से 25,000 हम खुद बना लेते हैं, 10,000 हम इंपोर्ट करते हैं। सी के पूरे साल में 26,500 यूनिट्स बेचे जा रहे हैं, 22,500 घर से बनाते हैं, 4,000 बाहर से लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारा पहला सवाल ये आ रहा है कि आप तीनों प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा मुमकिन होगा कि तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि इन हाउस बनाना बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता होगा और उसको इंपोर्ट करवाना महंगा पड़ता होगा। तो तीनों प्रोडक्ट्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट करना, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। लेट्स से फॉर इंस्टेंस ए एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है और इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेट्स से। तो इंपोर्ट करना अगर महंगा पड़ रहा है तो 12 तो दूर की बात है, आप 1 यूनिट भी कैसे इंपोर्ट कर रहे हो उसका तो 1 यूनिट भी इंपोर्ट ना करो। जबकि ऑन द अदर हैंड लेट्स से फॉर इंस्टेंस सी की इंपोर्ट कॉस्ट सस्ती है और इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी महंगी है, तो उसके पूरे के पूरे यूनिट्स इंपोर्ट कर लो, उसके थोड़े यूनिट्स बनाने की क्या जरूरत है? तो इसमें क्वेश्चन में ये एक फ्लॉ सामने वाज़ेह है कि वो क्या कर रहा है, हर प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स बना रहा है और कुछ यूनिट्स इंपोर्ट कर रहा है। मशवरा हम ये देना चाह रहे हैं कि आप पहले एक तरफ हो जाएं, आप ये बता दें कि तीनों प्रोडक्ट्स में से सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है। जो भी प्रोडक्ट सबसे महंगा हो उसको आप बराए करम खुद बना लें। बाकी जो प्रोडक्ट आपको बाहर से ज्यादा महंगा नहीं पड़ रहा, सस्ता में नहीं बोल रहा, ज्यादा महंगा नहीं पड़ रहा, वो पूरा का पूरा इंपोर्ट करवा लें। हर प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स खुद बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट्स कुछ यूनिट्स इंपोर्ट कर रहे हो, ये तो घर का घाटा है, नुकसान कर रहे हो। इसलिए बेहतर है कि आप एक तरफ हो जाओ, देख लो कि कौन सा प्रोडक्ट बाहर से लाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, जो बाहर से ज्यादा महंगा पड़ेगा उसको हम घर में बना लेंगे। बहरहाल क्वांटिटी सो फार रिकनसाइल्ड है, 42 में से 30 और 12 है, 35 में से 25 और 10 है, एंड सो ऑन। सेल्स प्रोडक्ट ए की सेल्स है रुपीज इन मिलियन, तो इट इज 252 मिलियन रुपीस। यूनिट्स कितने बेच रहे हैं? 42,000। इसी तरीके से बी का रेवेन्यू है 175 मिलियन, नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेच रहे हैं 35,000। सी को हम 185.5 मिलियन रुपीस में बेच रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स है 26,500। गो अहेड, मुझे बताओ कि पर यूनिट प्रोडक्ट ए, बी और सी की सेलिंग प्राइस कितनी है? हुजूर 6,000 ए की है, छह लाख है, 252 मिलियन है, एंड 42,000 यूनिट्स हैं, 6,000। ओके,
तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ए इज 6000, बी इज 5000 and for C it is 7000. वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। अच्छा, अब इस केस में हम ये जरूर देख सकते हैं कि चाहे आप प्रोडक्ट खुद से बना रहे हैं, चाहे आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, बेच रहे हैं हम उसी कीमत पे हैं। सिंस हमारे डिसीजन से हमारी सेलिंग प्राइस पे कोई फर्क नहीं है। डू रिमेंबर, हमारा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिसीजन है वो ये है कि प्रोडक्ट को खुद से बनाया जाए या बना बनाया खरीदा जाए। तो रिगार्डलेस आप उसको खुद बना रहे हैं या इंपोर्ट करवा रहे हैं, इन आइदर केस वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट द सेम सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि तीनों केसेस में, इन दोनों केसेस में सेम है, तो दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस। डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। 48 मिलियन का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है ए पे, पर यूनिट कितना है? थोड़ा केयरफुली करना। 48 मिलियन का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है ए पे, पर यूनिट कितना है? हमास और बासत का कहना है 1600। जुनेद इट्स 11600। ये एक, अच्छा ओके, ज्यादा दब गया था। ओके, तो हम कह रहे हैं कि ये हमें पड़ रहा है 1600 रुपए का। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। फेयर, इट वाज वाइज कि आपने इसको टोटल 42,000 यूनिट से डिवाइड नहीं किया है। मटेरियल यकीनन सिर्फ उसका आएगा जो प्रोडक्ट्स हम खुद बनाते हैं। Since we are producing only 30,000 units of product A, so it is 1600 rupees per unit material for product A. Basit says it's 1250 for B. किसी का आंसर डिफरेंट हो तो आर्ग्यू कर ले या बता दे। And 1800 for C. Okay. Direct labor, it's 45 million, 40 million, and 56.25 million. How much is per unit? 1500 is for A, Thomas. ठीक है, B. $1600. Fair. C. $2500. Next are variable overheads per unit for A, B, and C, please. 1100, fair. 1000. 1300. Next are fixed overheads. Fixed overheads को हमें कंसिडर नहीं करना. The reason is that they are fixed. तो हर सूरत आने तो है, लिहाजा इसको हम बचा नहीं सकते अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं तो. रीडिंग फर्दर, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स. प्रोडक्ट ए को इंपोर्ट करने की कॉस्ट 68,400,000. प्रोडक्ट ए की पर यूनिट इंपोर्ट कॉस्ट कितनी है? $5,700. करेक्ट. फेयर. बी 4700 and C 6,720.
ठीक हो गया। सिंस हमारे पास डेटा मौजूद है कि किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का खर्चा कितना है और उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना है। रीडिंग फर्दर, अल्फा लिमिटेड इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, यानी हम जो ऊपर अब यूनिट्स बना रहे हैं, हमने 30,000 यूनिट्स बनाए ए के 2,40,000 घंटों में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए, बी और सी में कितने कितने मशीन आवर्स लगते हैं पर यूनिट? एट, 9, 12। ओके, ठीक। और हम अपनी मैक्सिमम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे पास मशीन आवर्स अवेलेबल नहीं है। जो आपने ऊपर मुझे बताया कि हमारे पास मैक्सिमम मशीन आवर्स अवेलेबल है 735,000। नोट नंबर 2, Alpha Limited believes that it can obtain substantial quantity discounts from foreign suppliers if it increases the import volumes. फिर इसको ये लग रहा है कि हम अगर अपने इंपोर्ट वॉल्यूम्स को बढ़ाते हैं तो हम सप्लायर से, फॉरेन सप्लायर से सिग्निफिकेंट बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स ले सकते हैं। अच्छा, इसने दो चीजें हमें यहाँ पे नहीं बताई। पहला तो कितना फीसद डिस्काउंट मिलेगा, नंबर 2 किस लेवल पे मिलेगा। तो जब वो हमें एक लेवल नहीं बता रहा तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट भी इंपोर्ट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमारी मर्जी है, क्योंकि उसने हमें बताया नहीं है कि लाइक हम करेंटली एक के 12,000 यूनिट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। हाउ अबाउट 12,000 एक यूनिट, अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट मंगाते हैं तो भी डिस्काउंट मिलेगा, या मुझे कम से कम 24 या 20,000 करने पड़ेंगे? मैं अपने कोई असम्पशंस नहीं लगाऊंगा, मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि एक यूनिट भी बढ़ाऊंगा तो भी मुझे डिस्काउंट मिल जाएंगे। अच्छा, आगे ये कहता है ईच प्रोडक्ट इज सप्लाइड बाय डिफरेंट सप्लायर। तो ऐसा है कि अगर किसी आपने ए की प्रोडक्शन, सॉरी, ए को इंपोर्ट करना बंद कर दिया और बी को इंपोर्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया, तो जो बी वाला सप्लायर है वो आपको डिस्काउंट देगा। अगर एक ही होता तो नाराज होता कि यार ए को कटा के बी ले रहे हो, मैं नहीं दे रहा डिस्काउंट, क्योंकि टोटल जो परचेसेस है वो तो कट हो रही है, वो तो उसकी जेब पे आ रही है। लिहाजा हर एक प्रोडक्ट का जो सप्लायर है वो मुख्तलिफ है। लिहाजा अगर आप ए को कटा के बी की तरफ जाते हो, बी को छोड़ के सी की तरफ जाते हो, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको हर इंडिविजुअल सप्लायर ऑन दैट बेसिस डिस्काउंट्स देगा। आफ्टर intense negotiations, the suppliers have offered discount of 15, 10 and 12% for product A, B and C respectively. ओके, अब हम रखते हैं कि एक यूनिट को इंपोर्ट करने में हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। आपने मुझे ऊपर बता दी थी, इट वाज 5,700। फॉर ए, 4,700 फॉर बी एंड 6,720 फॉर सी। लेकिन अब हमें अगर सप्लायर डिस्काउंट ऑफर करता है तो ए पे कितना डिस्काउंट है, 15%। हम इसमें से माइनस करते हैं डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है, 855 का। आफ्टर डिस्काउंट चीज कितने की पड़ेगी, 48-45। ठीक है, गो फॉर बी। बी पे डिस्काउंट कितना है, 10%। आफ्टर डिस्काउंट कितने का पड़ेगा,
4230। सी पे डिस्काउंट है 12%। 6720 का 12%, 804, 806 सॉरी, आफ्टर डिस्काउंट 5914। ओके, ये हो गई हमारी इंपोर्ट कॉस्ट। अब हम कैलकुलेट करते हैं इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें क्या क्या खर्चे रेलेवेंट है? एक तो था फॉर मटेरियल, सेकेंड वन फॉर लेबर, और तीसरा वेरिएबल ओवरहेड्स। मटेरियल की कॉस्ट आपने मुझे बताई थी 1600, देन 1500, देन 1100। नेक्स्ट इज बी, 1250, 1600, 1000। सी 1800, 2500, 1300। पर यूनिट कितनी आ रही है फॉर ए? $4200 A, 3850 B, C is 5600। अच्छा, अब आप कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा इंपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट। ए को हम खुद बनाते हैं तो 4200 का खर्चा है, बी 5600 है, नहीं 3850 है। बी कैसे है हुजूर? नहीं सर, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि एक्स्ट्रा इंपोर्ट कॉस्ट कितनी है? डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? इंक्वायरी होती है। 645 and 380। ठीक है, एनसी 311। अच्छा, अब ये तो हमारा खर्चा है, लेकिन ऊपर आपने रखा है मशीन आवर्स। अब हम रखते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर। तो ए को सर बनाने में हमारे मशीन आवर लग रहे हैं 8, सॉरी सी की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो 314 है। 340 है। 14 नहीं, ये देखो ना 645 है ना,
वो है 4845 और ये 4200। सी की सर 314 है 650। सी की ठीक है ना। और सी की 314 है 314 है। ओके ओके। फेयर। अब हम लिखते हैं पर मशीन आवर। तो 645 रुपए आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। कितने घंटों की? 8 घंटों की। तो हर घंटे की कॉस्ट कितनी हुई? ए की एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर कितनी है? 80.625। ओके। फेयर। बी 42.22। ओके। सी 26.16। अच्छा, अब हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। अब हमने करनी है रैंकिंग। रैंकिंग आप किस साइड से करना चाह रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। लेट्स से हम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रायोरिटी। आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपको कौन सा यूनिट बनाना चाहिए? ए बनाना चाहिए क्योंकि ए हमें इंपोर्ट करना सबसे महंगा पड़ रहा है। फिर उस हिसाब से सेकंड प्रायोरिटी कौन आ रहा है? बी। फेयर। बी की कॉस्ट दूसरे नंबर पे ज्यादा है, लिहाजा बेहतर है कि बी को खुद बना लें। और थर्ड नंबर पे आ गया सी। अच्छा, अब हम अगर प्रोडक्शन प्लान बनाने की तरफ चलें तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे ए। फिर तो पहले हम आ जाते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन में सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रोडक्ट ए। आप इसके कितने यूनिट्स बनाएंगे? डिमांड कितनी है? 42,000। तो पहले हम क्या करते थे? 30,000 खुद बनाते थे, 12,000 बाहर से खरीदते थे। क्या जरूरत है बाहर खरीदने की, जब बाहर से खरीदने की जब इतना महंगा पड़ रहा है? तो अब के बाद हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे 42,000 यूनिट्स खुद बना लेंगे। और हर यूनिट पे टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे। अगर 42,000 यूनिट्स बनाते हैं तो 8 घंटे के हिसाब से टाइम कितना लगेगा? 3,36,000 घंटे।
हमारे पास टोटल आवर्स थे कितने? 7,35,000 ना। तो 7,35,000 में से अगर 3,36,000 ए पे लग जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? $399,000 आवर्स। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम सेकंड रैंकिंग में कौन है प्रोडक्ट? बी। बी की डिमांड कितनी है? 35,000 यूनिट्स। और इसका एक यूनिट कितने घंटों में बन रहा है? 9 घंटों में। तो 35,000 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? 3,15,000 घंटे। ठीक है। पीछे बैलेंस क्या रह जाएगा? 84,000। 84,000 से प्रोडक्ट सी के कितने यूनिट्स बना सकते हैं? सी की टोटल डिमांड है 7,000। 26,500। जी रमशा। 7,000 यूनिट्स। ओके। ओके, हर यूनिट को लग रहे हैं 12 घंटे, तो 7,000 यूनिट्स कितने घंटों में बनेंगे? 84,000 में हमारे पास बैलेंस हो जाएगा 0। अच्छा, अब हम बनाएंगे इंपोर्ट प्लान। इंपोर्ट प्लान में ए तो हम नहीं इंपोर्ट करवाएंगे, बी भी नहीं इंपोर्ट करवाएंगे। सी की टोटल डिमांड कितनी थी? 26,500, जिसमें से 7,000 यूनिट तो घर के घर से ही बन गए, बाकी मंगाएंगे कितने? प्रोडक्ट सी के बाकी कितने यूनिट्स मंगाओगे? $19,500 यूनिट। और इसमें मशीन आवर्स की यूजेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं आखिर में मांगा क्या है फाइनली। प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्लान ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन और इंपोर्ट टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, क्या इसने हमसे प्रॉफिट मांगा है कि कितना प्रॉफिट है? अगर कहता कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाए, लेकिन इसने सिर्फ ये कहा कि आप प्रोडक्शन प्लान बताएं टू मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। फिर तो इसने हमसे प्रॉफिट नहीं मांगा, प्रॉफिट की कोई भी डिमांड हमसे नहीं की गई है। तो हम इसको बता देंगे कि 42,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए
ठीक है, 35,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी and 7,000 units of product C in-house and import remaining 19,500 units of product C. In order to maximize the profit.